नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अंकुर पांडे। खबरों में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावों से पहले यूपी बीजेपी में पूर्व आईएएस एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। कई और नेताओं को मिली जिले की कमान। एके शर्मा बने बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक। 24 को बैठक संभव। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कोरोना से जूझ रहे थे पीएम मोदी ने व्यक्त किया दुख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा दावा। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। 31 जिलों में तेज बारिश का अनुमान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व आईएएस एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी नियुक्ति हैरान करने वाली है, लेकिन बीजेपी इसे रणनीति का हिस्सा बता रही है। उनके अलावा अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले एक पूर्व आईएएस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का मिलना मायने रखता है। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अपने ऐसे फैसलों से हैरान किया है। लेकिन अगर एके शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है, मतलब साफ है कि बीजेपी कुछ सियासी समीकरण साधने के प्रयास में है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कई मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी के मुक्ताकाशी मंच से 933 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 2022 की तैयारियों की तरफ भी इशारा कर दिया। पार्टी में उथल पुथल थी, बात पर विराम लगाते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया विपक्षी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम 2022 में 300 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। विपक्षी मित्र हारने वाले हैं। पंचायत चुनाव में भी हमें रिकॉर्ड जीत मिलेगी। और आज लगभग 200 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं की घोषणा भी की गई है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने कई प्रस्ताव दिए हैं, उनको भी हम कंसीडर करेंगे। जिसकी घोषणा करते हुए बड़ी लंबी सूची बहुत देर लग जाती है, लेकिन जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं जनहित में, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि बुंदेलखंड ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इसलिए केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। और हम बुंदेलखंड के विकास में केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के कोई कमी नहीं रह जाने देंगे। या यहाँ की जनता को आप सबके माध्यम से विश्वास है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूपी कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना भी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 51वां जन्मदिन है, जिसको लेकर कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं। इस देश की धड़कन, युवा धड़कन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 51 किलो का केक काट करके उनके जन्मदिन को मनाया है। ईश्वर से कामना की है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दीर्घायु हो, ताकि उनका सानिध्य और उनका नेतृत्व हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में देश में उनको चाहने वालों का मिलता रहे। देखिए, जन्मदिन एक उत्साह का अवसर होता है, लेकिन हमारे नेता एक संवेदनशील नेता हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में देश में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को गंवाया है, तो हम लोग इसको उत्सव के रूप में ना मना के एक संकल्प के रूप में मनाएं और जो लोग तकलीफ़ में हैं उनकी मदद करें। तो हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि ये उत्साह का समय है, तो सारे लोग एकजुट होकर आए हैं एक संकल्प लेकर। हम लोग उनके अगले जन्मदिन तक पूरे साल इसी तरह से उत्साह में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे। हम लोगों ने
सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है और अपने छावनी विधानसभा क्षेत्र के जाजमऊ इलाके में 51 किलो के लड्डू का केक काटकर उनके दीर्घायु की कामना करी है। पुनः एक बार राहुल गांधी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं और जन्मदिन की बधाई देते हैं। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आर बी कमल ने बताया कि ब्लैक फंगस के मरीज लगातार हैलट में आ रहे हैं। हालांकि शासन की ओर से इंजेक्शन की भरपूर व्यवस्था की जा चुकी है और डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी हैलट प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। बच्चों के लिए वेंटिलेटर और मॉनिटर्स की ऑर्डर दिए जा चुके हैं। साथ ही 100 बेड पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह के वेरिएंट से निपटने के लिए हैलट प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ब्लैक फंगस में हमने अभी तक जो हमारा पूरा डाटा अभी तक का है वो अभी आज की डेट में हमारे पास 41 केस हैं। 4 मरीजों की आंखें निकाली गई थी, लेकिन चारों मरीज हमारे स्टेबल हैं। अभी इंजेक्शन चल रहा, जैसा एक प्रोटोकॉल है मेडिसिन का कि मिनिमम 3 सप्ताह ट्रीटमेंट चलेगा। तो उसमें बहुत से मरीज ठीक भी हो गए जो जा चुके हैं, और जो मरीज आ रहे हैं उसमें बहुत से मरीज ऐसे जिनमें बैक्टीरियल आ रहा है, उन्हें फंगस नहीं आ रहा है, तो उनको एंटीबायोटिक देके और साइनस का ऑपरेशन करा के उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, हमको उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये डेल्टा जो अभी नया वेरिएंट आया था कोरोना का, ये डेल्टा वेरिएंट था, जिसको कि WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके इसको नोटिफाई किया है। और जो अभी यूके में नया डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, जो कि कहते हैं कि और ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हमको पूरे देशवासियों को, शहरवासियों को, सभी को बड़ा सचेत रहना है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र होने की बहुत ज़्यादा रहता है कि किस तरह से ये बहुत जल्दी ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, उसको भी बाईपास करता है ये। और कहने को अभी साइंस में, रिसर्च में आ गया है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। अभी ये चीज़ प्रूवन नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक शख्स का दावा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उसकी कमर में दर्द हो रहा है। करीब 10 साल पुराना दर्द पूरी तरह से गायब भी हो गया है। कोविड वैक्सीन का डोज लेने के बाद दर्द से मुक्ति पा चुका ये शख्स इटावा जिले की ताखा तहसील के डांडेहार गांव का रहने वाला है, जहां 55 साल के गोरेलाल साक्य ने 15 अप्रैल को कोविड शील्ड की पहली डोज ली थी। उसके बाद से यह करीब 10 साल से हो रहा कमर का दर्द पूरी तरह से दूर हो गया है। लगवाने से कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। 10 साल से मेरा दर्द बंद हो गया और कोई आदमी डरे ना इससे। ये वैक्सीन फायदा करती है, इसको जरूरी लगवाएं। ये मेरे इसलिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, सब लोग अपने वैक्सीन जरूर लगवाएं। साइंटिफिकली ऐसा अभी तक तो कुछ तथ्य सामने नहीं आए हैं, पर हाँ ये है कि बॉडी के अंदर इस वैक्सीन को लगने के बाद में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसे हुआ ये, पर मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इस तरह का हो रहा है तो 100% लोग वैक्सीन लगवाएं। सैफई के राजनीतिक कुनबे में गिने जाने वाले मुलायम परिवार में रविवार को शादी की सहनाइयां बजेंगी। शादी समारोह के मद्देनजर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल समेत परिवार के सभी महत्वपूर्ण सैफई पहुंच चुके हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार तो एक मंच पर तो साथ साथ दिखेगा ही, साथ ही बिहार से लालू यादव के परिवार से तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सहित अन्य परिवार के सदस्य भी सैफई पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के दिव्यांगत भतीजे रणवीर सिंह की बेटी दीपाली की शादी रविवार को होगी। लंबे लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में हालांकि व्यापारियों को राहत तो मिली है, बावजूद उसके शनिवार रविवार की बंदी और शाम 7 बजे तक का बंधन अभी व्यापारियों के गले की फांस बना हुआ है। देर शाम के बाद बाजारों में नदारद ग्राहक व्यापारियों के लिए व्यापार में समस्या का सबब बने हुए हैं। देखिए, अनलॉक 2 हफ्ता हो गया लगभग अनलॉक हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन मेरे हिसाब से तो व्यापार की स्थिति अच्छी हो रही है। और आगे सरकार ने 21 तारीख से 9 बजे तक टाइम कर दिया है, तो व्यापार की स्थिति और अच्छी होगी। और निश्चित तौर पर चूँकि देखिए लॉकडाउन होना भी बहुत आवश्यक था, जिस हिसाब से कोरोना की दूसरी लहर आई थी जिसमें लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है,
तो उसकी वजह से बहुत आवश्यक भी था, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में जो ढील दी है और उसको देखते हुए जब से बाज़ार खुले हैं तो व्यापार की स्थितियाँ पॉजिटिव हुई, अच्छी हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आगे और अच्छी होंगी। व्यापार की स्थिति विगत साल से ही खराब चल रही है। इस बार भी लॉकडाउन के बाद से व्यापार चौपट है। आदमी केवल अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ों पर ही फोकस कर रहा है, बाकी जनरल जो कस्टमर बाज़ार में चलता था वो नहीं है। केवल बहुत अति आवश्यक चीज़ों के लिए ही आदमी बाहर निकल रहा है। व्यापार की स्थिति भैया खराब थी और ये दोबारा वाले कोरोना से और ज़्यादा खराब हो गई है। हमारा स्टेशनरी का काम है, 2 वर्षों से स्कूल खोल नहीं पा रहे हैं। जो कस्टमर मेरे पास आता था और ये कहता था भाई साहब किताबें पूरी दे दीजिएगा, आज वो आ रहा कह रहा केवल मैथ साइंस की किताब दे दीजिए, ऑनलाइन यही पढ़ाया जा रहा है। अनलॉक का व्यापारियों ने स्वागत किया, क्योंकि जब अनलॉक होता है तो व्यापारी को अपनी दुकान खोलने का मौका मिलता है। परंतु अनलॉक के साथ साथ सरकार को जिस तरीके से व्यवस्थाएं पिछले साल से लेके अब तक अभी तक व्यापारी अपनी दिक्कतों से उबर नहीं पाया था। व्यापारियों के खाते एनपीए होते चले जा रहे हैं और इसी अनलॉक में बैंकों ने भी एसएमएस भेज करके कॉल करके व्यापारियों को पूरी तरीके से परेशान कर रखा है कि पूरी तरीके से उनका पैसा जमा किया जाए। उन बचे का किया गया है। इन सब चीज़ों का स्वागत है, परंतु अभी भी बहुत सारी जो राहत की आवश्यकता है, बिजली के बिल की बात है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की बात है, दुकानें बंद थीं, उनको किराया देना पड़ता, किसी व्यापारी के हाथ कुछ। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। जलस्तर बढ़ने से गंगा कटरी के क्षेत्रों में कटान होना शुरू हो गई है। वहीं गंगा घाट कोतवाली के रविदास नगर में गंगा के किनारे बसे लोगों में भय का माहौल है। बताते चलें कि हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घर बह जाते हैं। सिंचाई विभाग जियो बैग डालकर खाना पूर्ति कर देता है, मगर जियो बैग की मियाद पूरी होने के बाद वह खराब हो जाते हैं। पूरे मामले पर हमारे शुक्लाकंज संवाददाता ने लोगों से बात की। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल सिंचाई विभाग के अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। हम इस समय शुक्लागंज के रविदास नगर में हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसके चलते कटान जो है वो कटान भी तेज़ी से हो रही है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर, सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर जियो बैग लगाए गए थे जो लगभग फट चुके हैं। अभी आपको बता दें कि अभी हाल में ही उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार यहाँ पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दिए थे कि जैसे ही जो मानसून आने वाला है उसके पहले ही इन जियो बैग की मरम्मत हो जानी चाहिए। तो उनका क्या हल होगा, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और यहाँ का हाल समझते हैं। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज, ये बताइए क्या स्थिति है इस समय यहाँ की? अरे सर, बड़े हालात यहाँ के ख़राब है और पानी का जलस्तर भी बढ़ रहा है काफ़ी, और हमारा मकान यही पीछे है और ये देखिए सब जो है बैग सब फटे जा रहे हैं और सब बालू बहती चली जा रही है। ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले डीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया था, उसके बाद क्या कार्य हुए यहाँ पर? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आए थे दो लोग आए थे, वही थोड़ा सा एक दिन बस काम चालू हुआ, दूसरे दिन फिर बंद हो गया। दोबारा उन लोग देखने भी नहीं आए। फोन पे फोन किया जा रहा तो कहते हम बाहर हैं, ये है वो है फलाना है, सब बैग सारे फटे जा रहे हैं। ये बैग जो सिले जा रहे थे ये सब फट गए, छोड़ के सब भाग गए हैं। और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं की जाती यहाँ पर, बस कहते हैं वहाँ चले जाओ, आप लोग सामान हटा लीजिए, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं की जाती। कटान रोकने के लिए पिछले साल कुछ कार्य किए गए? पिछले साल तो ये कार्य किया गया था, बैग डाले थे, सारे बैग फट गए। देखिए आपके सामने गंगा में सब समा रहे हैं। आपके साल तो हम लोगों के मकान चले जाएंगे, देखिए आपके सामने कटान हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो लोग हैं वो खासे नाराज़ हैं जिला प्रशासन को लेकर। जो भी उनके कार्य हैं वो संतोषजनक नहीं है। लोगों को इस बात का विशेष डर है कि कहीं ना कहीं अगर ये कटान तेज़ी से होती है तो उनके मकान गंगा में समा सकते हैं, जिससे उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। द्विजेंद्र मिश्रा, शुक्लागंज, JMD न्यूज़। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए JMD न्यूज़। यदि आप लक्षण विहीन या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगी हैं, तो आपको घर पर ही रहकर इन स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप हमेशा एक 3 परतों वाले मास्क का उपयोग करें और हर 8 घंटे बाद मास्क को अच्छे से धोएं, फिर इस्तेमाल करें। आप खुद को परिवार के सदस्यों से अलग कर लें। अगर संभव हो तो एक निर्धारित कमरे में ही रहें और घर के अन्य सदस्यों से, विशेष रूप से बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें।
आप एक अच्छे हवादार कमरे में रहें और ताजी हवा के लिए खिड़कियां हमेशा खुली रखें। आप खूब आराम करें और शरीर में पर्याप्त जल योजन बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। आप साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक नियमित तौर से हाथ धोएं और कमरे में स्वच्छता बनाए रखें। आप अपने व्यक्तिगत सामान को औरों के साथ साझा ना करें। आप रोज बुखार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करें। प्रतिदिन एक पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन का स्तर नापने वाले यंत्र के साथ खुद से ऑक्सीजन के स्तर की भी जांच करें। आप इलाज कर रहे डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहें और तबीयत बिगड़ने की स्थिति में तुरंत उन्हें सूचित करें। ये कुछ दिशा निर्देशन आपको और आपके परिवार को कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इनका पालन जरूर करें और सुरक्षित रहें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां 36 घंटे तक हुई लगातार बारिश ने शहर को कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया है, जिसके कारण कानपुर नगर निगम निकम्मा और नकारा विभाग साबित हो रहा था। दावों के बावजूद भी शहर के नाले और नालियों की सफाई नहीं हो पाई थी। तो वहीं नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी अपने दल बल के साथ क्षेत्र के जलमग्न क्षेत्रों का दौरा करने निकल पड़े। नगर आयुक्त ने VIP रोड, सीसामऊ नाला, COD नाला, बैंक ऑफ बड़ौदा चौराहा, गोपाला चैम्बर, जूही पुल का दौरा किया। निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि कई वर्षों से जिन स्थानों पर जल भराव होता था, पहली बरसात में वहां पर जल भराव नहीं हुआ है। उसके अलावा जिन स्थानों पर जल भराव हुआ है, वहां का भी निरीक्षण करके अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि शहर के जो भी नाले और नालियां बचे हैं, उनके जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। जो पहली बरसात इस बार हुई है, क्योंकि कोई प्री मानसून इस बार शावर नहीं हुए थे, लेकिन पहली बरसात लगातार 2 दिन इस बार चली है। तो उसमें जो मेजर पॉइंट्स हमारे गत वर्षों में रहते थे भरने के, जैसे कि VIP रोड हो गया, सीसामऊ नाला हो गया, RBI नाला हो गया, सदरलैंड के पास कबाड़ी मार्केट का जो बैंक ऑफ बड़ौदा चौराहा हो गया, स्वरूप नगर में गोपाला चौराहा हो गया। तो ये जो मेजर पॉइंट्स थे सारे घूम के देखे गए। जो मॉल रोड, VIP रोड, जोन 5 का एरिया, किडवई नगर का एरिया, RBI नाला, COD नाला, और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो गत वर्षों में ब्रह्मनगर चौराहे पे पानी। बारिश की शुरुआत होते ही बांदा नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। नाले के टूटने के चलते गलियों में नाले का पानी भर जाता है, जो कम गहरी होने के चलते ओवरफ्लो हो जाती है। वहीं बारिश के पानी की भी निकासी नहीं हो पा रही है। लोग गंदगी व कीचड़ के बीच रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी कोई सुध नहीं ले रहे। स्थानीय निवासी संजय गुप्ता ने बताया कि जब से नाला टूटा है, नाले का पानी घरों व गलियों में भर जाता है, जिससे जीना दूभर हो गया है। वहीं स्थानीय निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों से कई बार शिकायत की गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बार नहीं, जब से ये नाला फूट गया है, नाला का पानी इसमें गिरा रहे थे, थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो ये ओवरफ्लो मार देता है, और ऐसे ये पड़ा रहता है, न समेटा जाता है, और ये धीरे धीरे करके गाड़ी घोड़ा में
और आदमी के हाथ पांव से सीधे अंदर घर के जाता है। ये नालियाँ जो बनी हुई हैं ये कम गहरी हैं और बरसात में ही सफाई करते हैं। बरसात के पहले इनको सफाई करनी चाहिए। नाला वहाँ से टूटा हुआ है तो ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ गंदगी होती है। ये समस्या कब से है आपको? ये हर साल समस्या है जब से नाला बन गया। कानपुर के डीसीपी क्राइम सलमान ताज ने स्पेशल जुवेनाइल होम का निरीक्षण किया, वहां रह रहे बच्चों से बात की और जल्दी उनको उनके परिवार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। शहर में इन दिनों हो रहे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, बच्चों का उपयोग और चौराहों पर भीख मांगने के लिए बच्चों का जो उपयोग किया जा रहा है उसके लिए कानपुर कमिश्नर ने अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के दौरान कई बच्चों को भीख मांगने वाले गैंग से मुक्त भी कराया जा चुका है। अब जल्द ही इन बच्चों को इनके परिवारजनों से मिलाने का प्रयास शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में डीसीपी क्राइम ने कानपुर के राजकीय बाल गृह में आकर बच्चों का ब्यौरा लिया और शहर में हो रहे ऑर्गेनाइज क्राइम में बच्चों के प्रयोग को लेकर सख्ती बरतने की बात कही है। ये क्राइम ब्रांच के अंदर हमारा स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट विशेष बाल किशोर इकाई एक यूनिट है और एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके के जो बच्चे जो ज़बरदस्ती से भीख मंगवाए जाते हैं इन लोगों पर हमारा एक अभियान चल रहा है। और इसी तरीके से हमने पता किया बहुत सारे बच्चों का डेटा ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट पर नहीं है और उनकी क्या समस्याएं एक बार हम समझने के लिए उनकी कहाँ के रहने वाले हैं ये जानने के लिए पिछले कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा बिहार का एक आजू नाम का लड़के को उसके परिवार से मिलाने का स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट ने काम किया था। चित्रकूट में शहर कोतवाली क्षेत्र के बालापुर खालसन गांव में एक किशोरी ने छेड़खानी से क्षुब्ध होकर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित मृतक किशोरी की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपने पारिवारिक रिश्तेदारों के यहां शादी में चली गई थी। उसकी बेटी घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर पड़ोसी युवक ने घर के पीछे उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। जब वो वापस आई तो आरोपी युवक फरार हो गया। जब उसने अपने बेटी से पूछताछ की तो देर रात किशोरी ने घटना से क्षुब्ध होकर दुपट्टे से फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच करना शुरू भी कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात्रि थाना कोतवाली कलवे के बालापुर खालसा गांव अंतर्गत यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस मौके पर गई और उस युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैनपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर सेल पुलिस ने कई मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के मोबाइल नंबर का KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी अभय नारायण ने बताया कि एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें बताया गया था कि अज्ञात द्वारा पीड़ित के BSNL के मोबाइल नंबर की KYC नहीं होने की बात कहते हुए 10 रुपए का ऑनलाइन रिचार्ज और टीम टावर क्विक सपोर्ट इंस्टॉल करने को कहा। पीड़ित द्वारा ATM कार्ड से रिचार्ज करते हैं, उसके खाते से 8300 रुपए कट गए, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इधर बीच लगातार साइबर अपराध बढ़ रहा है और इसके लिए हमारे ADG जोन सर से लेकर के IG रेंज सर और कप्तान साहब इस संबंध में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो हाल फिलहाल का बढ़ता हुआ साइबर अपराध है उसको किसी भी तरह से अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में जितने भी इधर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उस पर लगातार हमारी साइबर टीम एक्शन मोड में है और लगातार इस पर वर्क कर रही है। एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना कोतवाली में 236/21 66D IT एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति आकर के अपना तहरीर दिया था कि मेरे यहाँ एक मैसेज आता है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उसकी KYC नहीं है, यानी नो योर कस्टमर के लिए अगर ऐसा आप नहीं कराते हैं तो आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाए। बांदा के कालिंजर थाने में तैनात कांस्टेबल अमरजीत की मौत के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने मृतक सिपाही को कंधा देते हुए श्रद्धांजलि और सलामी दी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, CO सिटी राकेश कुमार सिंह और CO सदर सत्यप्रकाश शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि कालिंजर थाने में तैनात सिपाही अमरजीत की मौत जिला अस्पताल में हुई थी। मृतक अमरजीत की शादी अभी 6 माह पहले ही हुई थी। 2016 में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी और अमरजीत का शव उसके गांव जनपद कौशाम्बी के लिए बांदा से रवाना किया गया।
कुमार सिंह मंडल कारागार की व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हैं। इसी क्रम में एसपी अभिनंदन के साथ कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस रहा। बैरकों की सघन तलाशी भी ली गई। जेल प्रशासन को अधिकारियों ने बैरकों को समय समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। जिले की कमान संभालने के बाद मंडल कारागार का एसपी अभिनंदन का ये पहला निरीक्षण था। उरई मुख्यालय में स्थित फायर स्टेशन का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी अग्निशमन यंत्रों और फायर गाड़ियों का डेमो देखा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग में लाया जाए और कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचा जाए। 30 साल पुरानी फायर टिंडर मशीन को फिट मिलने पर चालक को इनाम देने की भी घोषणा की है। आज फायर सर्विस स्टेशन उरई का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें ज़्यादातर जो साफ़ सफाई की स्थिति है और जो दस्तावेज़ों का रखरखाव है, जो फर्नीचर है, वो सब अच्छी संतोषजनक स्थिति में मुझे मिला है। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो कमियां थी उनके बारे में सीएफओ को निर्देशित किया गया है। जैसे कुछ बिल्डिंग्स का हिस्सा टूटा हुआ है, उसे कंडम घोषित कराकर नीलाम कराया जाए। जो पुराने टूटे फूटे वाहन और जो सामग्री पड़ी है उसे भी कंडम करा के पुलिस लाइन में उसे नीलाम कराया जाए। एक एफआईआर यहाँ पर पंजीकृत है जिसमें एक वाहन को जला दिया गया था। उस संबंध में गवाहों की क्या स्थिति है, पुलिस के जो गवाह थे उनकी गवाही कराई जाए, इस बारे में भी सीएफओ को निर्देशित किया गया है। देखिए 200 घटनाएं जो रिकॉर्ड में हैं हमारे 1 जनवरी से लेके अब तक 18 जून तक जो है लगभग 6 माह की अवधि में इस वर्ष 200 घटनाएं हुई हैं, जिसमें फायर सर्विस ने लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाया है और इसमें 2 जानवर भी जिंदा उन्होंने सुरक्षित। हमीरपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जिसमें स्वास्थ्य महकमे में शोक की लहर है। आपको बता दें कि इटावा में रहने वाले 58 वर्षीय डॉक्टर एनके वल्लभ, जिनकी तैनाती हमीरपुर में थी, वहीं हमीरपुर के सिविल सर्जन कॉलोनी में रहते थे। सुबह 6 बजे उनको हार्ट अटैक पड़ा। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अचानक हुई मौत से स्वास्थ्य महकमे में शोक की लहर है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे का स्टाफ और जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे हुए थे। कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के बाद जीएमडी न्यूज की टीम ने जाना नरैनी के व्यापारियों से व्यापार का हाल। नरैनी के व्यापार से ग्रामीण इलाकों का सीधा जुड़ाव है। कपड़ा व्यापारी संतोष गुप्ता ने बताया कि अभी 75% व्यापार ही वापस लौटा है। अगले वर्ष तक व्यापार रफ्तार पकड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार नफीस अहमद ने बताया कि जब व्यापार का समय था तब लॉकडाउन लगा रहा। दुकानदार केवल अपना समय काट रहा है। सराफा व्यवसायी पूरनलाल सोनी का कहना है कि पेट रोटी चलाना है तो काम करना है। पहले 2 जोड़ी पायल दिन भर में बनाते रहे, अब 1 जोड़ी भी बनाना मुश्किल हो गया है। दूसरी लहर के बाद दुकानदारी बहुत ही नॉर्मल है। जिस समय व्यवसाय का समझो व्यापार का टाइम था तो उस समय तो लॉकडाउन लगा रहा और लॉकडाउन लगने की वजह से सहारक का सीज़न जो रहा पूरा निकल गया। अब जब सीज़न निकल गया तो लॉकडाउन खुल रहा है। अब लॉकडाउन जब खुल रहा है तो कोई मार्केट में दम नहीं है। अब ये है कि दुकानदार अपना टाइम काट रहा है, खर्चा किराया भाड़ा निकल जाए उसका, यही बहुत बड़ी बात है। 2 साल से लॉकडाउन में व्यापारी परेशान रहा। व्यापार जो है पहले जैसा तो नहीं रहा, उसमें थोड़ा जैसे मान लिए पहले 100% था तो उसका 75% रह गया, लेकिन पहले 50% था, अब थोड़ा सा इधर कुछ बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो सीज़न चल रहा था शादी वादी का, वो सीज़न में कुछ शादियां भी शिफ्ट हुई हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा व्यापार डाउन हुआ है। सराफा बाज़ार कहाँ रह गया। अब तो ये है कि किसी तरह पेट रोजी चलाना है तो काम करना है। अब जो लॉकडाउन पे हम लोग पीछे पहुंच गए तो उसके अब हम ही भोग रहे हैं। किस तरह से खर्च चलाना मुश्किल पड़ जाता है। जहां दिन भर में 2 जोड़ी पायल बनाते रहे, अब 1 ही जोड़ी बनाते हैं। एक तो पहले कस्टमर नहीं आता है तो लॉकडाउन की वजह से लौट जाता है। वो तो पहले नगद का लेन देन होता है, अब तो आधा पैसा देता है कस्टमर, आधा कहता है कि शादी के बाद दूँ। और इसी के साथ जीएमडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। नमस्कार।